हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है पिता पुत्र, ऑप्शन बी है शुभाशीष, ऑप्शन सी है प्रिय पुत्र और ऑप्शन डी आपका स्नेहकांक्षी। तो पत्र लेखन के संबंध में शुभाशीष शब्द किसके लिए होता है। शुभाशीष शब्द अभिवादन के लिए प्रयोग होता है और ये किसके लिए होता है, तो अपने से छोटे व्यक्ति को जब पत्र लिखा जाता है तब ये अभिवादन कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 3। तो हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी साहित्य कालखंडों को कितने भागों में विभक्त किया गया है वो हमको बताना है। तो कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो ये होगा 4 भाग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। कौन कौन से 4 भाग, तो पहला है आदिकाल, दूसरा पहला आदिकाल है, दूसरा भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो ऑप्शन ए है कविगण, ऑप्शन बी है कवि समूह, ऑप्शन सी है कवि लोग और ऑप्शन डी है कवि दल। तो कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, तो कवि शब्द कविगण का एक वचन है। कविगण क्या, कवि एक वचन है और कविगण ये बहुवचन है। ठीक है, कविगण, कवि का बहुवचन क्या होता है, तो कविगण होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा स्वर क्या है, समृद्ध है। तो ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है ओ, ऑप्शन सी है ई और ऑप्शन डी है ए। तो समृद्ध इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई हमारा सही होगा। ई क्या है, ये समृद्ध स्वर है। समृद्ध स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुख, ठीक है, समृद्ध स्वर वे होते हैं कि जिनके उच्चारण में मुख, जो मुख होता है, मुख का क्षेत्र लगभग क्या होता है, बंद रहता है। ठीक है, तो और समृद्ध स्वर और कौन कौन से होते हैं, एक छोटी ही होती है, एक बड़ी ऊ और बड़ा ऊ, ये क्या है, ये सब समृद्ध स्वर है। ठीक है, आगे देखते हैं। सन्यासी की शुद्ध वर्तनी है। सन्यासी की शुद्ध वर्तनी हमको बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन ए है सन्यासी, ऑप्शन बी है सन्यासी, ऑप्शन सी है सन्यासी और ऑप्शन डी है सन्यासी। तो सन्यासी का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो सन्यासी का शुद्ध वर्तनी होगा हमारा सन्यासी। सन्यासी शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से वर्तनीय रूप से कौन शुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन ए है अध्ययन, ऑप्शन बी है अध्ययन और ऑप्शन सी है अध्ययन और ऑप्शन डी है अध्ययन। तो अध्ययन वर्तनीय रूप से शुद्ध कैसे लिखा जाता है, तो ये होता है कि अध्ययन, ऐसे शुद्ध लिखा जाता है अध्ययन को। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है, सावधान का सही संधि विच्छेद है। सावधान का सही संधि विच्छेद हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है साव प्लस धान, ऑप्शन बी है सा प्लस वधान, ऑप्शन सी है स प्लस आवधान और ऑप्शन डी है स प्लस अवधान। तो सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सावधान का सही संधि विच्छेद होगा ये ऑप्शन नंबर डी,
स प्लस अवधान, ठीक है। क्या होगा? स प्लस अवधान होगा। इसमें क्या है कि कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ, ठीक है, इसमें दीर्घ स्वर संधि होगा, इसमें दीर्घ स्वर संधि होगा। इसमें क्या हो रहा है, तो अ प्लस अ के मिल से क्या बन रहा है, आ बन रहा है, ठीक है। तो ये दीर्घ संधि होगा। अगला देखते हैं, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताना है, तो ऑप्शन ए है दिग प्लस अंबर, ऑप्शन बी है दिग प्लस अंबर, ऑप्शन सी है दिग प्लस अंबर और ऑप्शन डी है दिग प्लस अंबर। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद होगा दिग प्लस अंबर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। कौन सा, तो दिग प्लस अंबर। ये कौन सी संधि हो जाएगी, तो ये होगी व्यंजन संधि। अगला है रातों रात शब्द में समास है। रातों रात शब्द में कौन सा समास है हमको बताना है, तो ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है व्ययभाव और ऑप्शन डी है कर्मधारय है। तो रातों रात में कौन सा समास होगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि रातों रात का सही समास विग्रह क्या होगा, तो रात ही रात, ये क्या है, रातों रात का समास विग्रह है। तो इसमें अब कौन सा समास हो जाएगा, ये होगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम, सतसई किस समास का उदाहरण है। सतसई किस समास का उदाहरण है वो हमको बताना है, तो ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है द्वंद्व और ऑप्शन डी है द्विगु। तो सतसई किस समास का उदाहरण है वो हमको बताना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सतसई का समास विग्रह करके, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, 700 दोहों का समूह। सतसई मतलब क्या होता है, 700 दोहों का समूह, 700 दोहों का समूह। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है कि 7 लिखा है, तो कौन सा हमारा समास होगा, तो ये होगा द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है। द्विगु समास का क्या होता है, पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची या संख्यावाचक विशेषण होता है। तो ये हमारा सतसई में द्विगु समास होगा। आगे देखते हैं, आगे प्रज्ञ में उपसर्ग है। प्रज्ञ में हमको बताना है कि उपसर्ग कौन सा है, तो ऑप्शन ए परा, ऑप्शन बी है प्र, ऑप्शन सी है परी और ऑप्शन डी है प्रा। तो प्रज्ञ में कौन सा उपसर्ग होगा, तो प्रज्ञ में प्र उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। हमको अब बताना है कि किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए है प्रश्न, ऑप्शन बी है प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी है अधिकार और ऑप्शन डी है संस्कार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, इसमें किस में क्या है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न में हमारा क्या है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। और बाकी सब में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बैठक में हमको प्रत्यय बताना है कि प्रत्यय कौन सा है। तो ऑप्शन ए है बै, ऑप्शन बी है बैठ, ऑप्शन सी है क और ऑप्शन डी है अक। तो बैठक में कौन सा प्रत्यय होगा, तो बैठक में क प्रत्यय लगेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम, अगला निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, ठीक है। तत्सम शब्द हमको बताना है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है तपसी, ऑप्शन बी है जत्था, ऑप्शन सी है अग्नि और ऑप्शन डी है थोड़ा। तो इसमें से तत्सम कौन सा होगा,
तो इसमें होगा अग्नि हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, तो अग्नि का तद्भव क्या होगा, अग्नि का तद्भव होगा आग। ठीक है, अग्नि का तद्भव होगा आग। जत्था का तत्सम क्या होगा, जत्था क्या है, ये तत्सम है, सॉरी ये तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम होगा यूथ। तपसी का तत्सम क्या होगा, तो तपसी का तत्सम होगा हमारा तपस्वी। ठीक है, और थोड़ा का क्या होगा, थोड़ा का तत्सम होगा, थोड़ा का क्या होगा, तो स्तोक होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है, हमको तद्भव बताना है कि इसमें से तद्भव नहीं है। तो ऑप्शन ए है अधर, ऑप्शन बी है दांत, ऑप्शन सी है कान और ऑप्शन डी है आंख। तो इसमें से तद्भव कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अधर क्या है, ये तद्भव नहीं है, ये क्या है, ये तत्सम है। ठीक है, बाकी दांत, कान और आंख ये सब क्या है, ये सब तद्भव हैं। ठीक है, तो दांत का तत्सम क्या होगा, दांत का तत्सम क्या होगा, तो दंत होगा। कान का तत्सम कर्ण होगा। और आंख का होगा अच्छी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है, घोड़ा का तत्सम हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है घट, ऑप्शन बी है अश्व, ऑप्शन सी है घटक, ऑप्शन सी है घोटक। तो घोड़ा का तत्सम क्या होगा, तो घोड़ा का तत्सम होगा घोटक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तद्भव बताना है कि इसमें से तद्भव कौन है। तो ऑप्शन ए है सुर, ऑप्शन बी है निडर, ऑप्शन सी है गति और ऑप्शन डी है कमल। तो इसमें तद्भव कौन सा होगा, तो इसमें होगा तद्भव निडर। क्या है, ये तद्भव है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो इसका तत्सम क्या होगा, निडर का तत्सम, निडर का तत्सम होगा निर्मय, निर्भय, निर्भय होगा। ठीक है, निडर का तत्सम निर्भय होगा। और बाकी सुर, गति और कमल ये सब क्या है, ये सब तत्सम शब्द हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। ठीक है, हमको बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें कौन है। तो मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। इसमें हमको बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। तो ऑप्शन ए है मोहन, ऑप्शन बी है बालक, ऑप्शन सी है परिश्रमी और ऑप्शन डी है ईमानदार। तो मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार क्या है, बालक है। इसमें हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। तो कौन सा होगा ऑप्शन इसमें सही हमारा, तो ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मोहन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। तेजाब में कौन सी संज्ञा है, तेजाब में कौन सी संज्ञा है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है द्रव्यवाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो तेजाब में कौन सी संज्ञा है, तो तेजाब में हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी गलत हैं। तो श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो श्रोता के लिए हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में ठीक है क्या क्या होता है, तो यह होता है तू, तुम, आप, तुझे, तुझे, तुझको,
तुम्हारा। ठीक है, क्या है? तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में तू, तुम, आप, तुझे, तुमको और तुम्हारा का प्रयोग होता है। ठीक है। उत्तम पुरुष में क्या होता है? तो उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, मुझको, मुझको और हमारा। ठीक है। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझको, मुझे, मुझको, हमारा का प्रयोग होता है। अन्य पुरुष में क्या होता है? तो अन्य पुरुष में वह, वे, यह, इसे, इसको, उसे, उसको और ये। ठीक है, इनका प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से हमको बताना है कि वो क्या है। तो ऑप्शन ए है सार्वनामिक, ऑप्शन बी है क्रम बोधक, ऑप्शन सी है विधेय विशेषण और ऑप्शन डी है विशेष विशेषण। तो हमको बताना है कि जो यहाँ पे काला लिखा हुआ है ये शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? विधेय विशेषण है। ठीक, विधेय विशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। जो विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होते हैं उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है सीमांत पकौड़े खा रहा है। सीमांत पकौड़े खा रहा है रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। ठीक है, हमको बताना है कि इस पूरे वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। तो ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी है सकर्मक, ऑप्शन सी है प्रेरणार्थक और ऑप्शन डी है द्विकर्मक। तो सीमांत पकौड़ा खा रहा है, इस पूरे वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो सीमांत पकौड़े खा रहा है इस वाक्य में क्या है? सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है वे क्या कहलाती हैं? वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, ठीक। और इन क्रियाओं में क्या है? कर्म का होना आवश्यक होता है। चलिए इसको हम लिख देते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। क्या होती हैं? वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो जिन क्रियाओं का असर जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है वहाँ वे क्या होती हैं? वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द है। भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द क्या है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है विशेषण और ऑप्शन डी है अव्यय। तो भला मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें भला शब्द क्या है? तो इसमें भला शब्द क्या होगा? तो ये होगा हमारा
ऑप्शन नंबर डी। भला शब्द क्या है? अव्यय है। ठीक है, अव्यय है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से अव्यय है। ठीक है, हमको अव्यय बताना है कि इसमें से अव्यय कौन है। तो ऑप्शन ए है प्राचीन, ऑप्शन बी है मोटा, ऑप्शन सी है गरीब और ऑप्शन डी है और। तो इसमें अव्यय कौन सा होगा? तो क्या है? और क्या है? अव्यय है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है? अरण्य का पर्यायवाची कौन नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है कांतार, ऑप्शन बी है विपिन, ऑप्शन सी है सुरभोग और ऑप्शन डी है कानन। तो अरण्य का पर्यायवाची कौन नहीं है वो हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा सुरभोग। सुरभोग ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? ये अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? तो ये अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, सुरभोग क्या है? अमृत का पर्यायवाची है। बाकी कांतार, विपिन और कानन ये सब क्या है? अरण्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए है विनायक, ऑप्शन बी है एक दंत और ऑप्शन सी है धनद। यहाँ पे ऑप्शन डी छूट गया है, हम इसको लिख देते हैं। ऑप्शन डी लंबोदर। तो इसमें कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा धनत। क्या है? ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है। धनत किसका पर्यायवाची है? तो ये कुबेर का पर्यायवाची है। ठीक है, धनद कुबेर का पर्यायवाची है। बाकी लंबोदर, एक दंत और विनायक क्या है? गणेश के पर्यायवाची हैं। अगला है अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है अमी, ऑप्शन बी है अमीय, ऑप्शन सी है विष और ऑप्शन डी है मृत। तो अमृत का विलोम क्या होगा? तो अमृत का विलोम होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, विष। ठीक है, विष क्या है? अमृत का विलोम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर शब्द का विलोम बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए है आलोक, ऑप्शन बी है किरण, ऑप्शन सी है रंगीन और ऑप्शन डी है रंगहीन। तो तिमिर का विलोम क्या होगा? तो तिमिर का विलोम होगा आलोक या इसको हम प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, अगला है जो चाहे करो डैश डैश बस हमें तंग न करो। वाक्य में के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? ठीक है, हमको बताना है कि यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। ठीक है, वो हमको यहाँ पे भावना है। तो ऑप्शन ए है अल्प विराम, ऑप्शन बी है अर्ध विराम, ऑप्शन सी है पूर्ण विराम और ऑप्शन डी है योजक चिन्ह। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जो चाहे करो बस हमें तंग न करो, यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह आएगा वो हमको बताना है। तो कौन सा आएगा? तो ये आएगा अर्धविराम। ठीक है, अर्धविराम ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अर्धविराम का चिन्ह क्या होता है? तो अर्धविराम का चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, तो पूरा वाक्य कैसे लिखा जाएगा? तो जो चाहे करो अर्धविराम बस हमें तंग न करो। ठीक है, तो ये होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सकता। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य डैश गति से नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्त स्थान है, इसको हमको बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए संतुष्ट, ऑप्शन बी अनुशंसनीय, ऑप्शन सी प्रशंसनीय और ऑप्शन डी है स्तुत्य। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? तो ये होगा कि भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य प्रशंसनीय गति से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? प्रशंसनीय। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है जो भेदा या
तोड़ा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है अभेद्य, ऑप्शन बी है दुर्भेद्य, ऑप्शन सी है समवेद्य और ऑप्शन डी है नववेद्य। तो जो भेदा न जा सके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसको हम बोलते हैं अभेद्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। और जो कठिनाई से भेदा जा सके, जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम दुर्भेद कहते हैं। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम दुर्भेद्य कहते हैं। अगला है जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द। जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए जितेंद्रिय, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी है जलचर और ऑप्शन डी है जिज्ञासु। तो जिसमें जानने की इच्छा हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम जिज्ञासु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। आग में घी डालना मुहावरे का हमको अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए हवन करना, ऑप्शन बी है देवता को प्रसन्न करना, ऑप्शन सी है क्रोध को और अधिक उत्तेजित करना और ऑप्शन डी है क्रोध से आग बबूला होना। तो आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ होगा क्रोध को और अधिक उत्तेजित करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए है खतरा उठाना, ऑप्शन बी है आगे आगे दौड़ना, ऑप्शन सी है पेड़ पर चढ़कर खेलना और ऑप्शन डी है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला है अंधी पीछे कुत्ता खाए। अंधी पीछे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ है। ठीक है, हमको बताना है कि अंधी पीछे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए है हानि ही हानि होना, ऑप्शन बी है अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, ऑप्शन सी है लाभ कम हानि ज्यादा और ऑप्शन डी है मालिक से दुश्मनी करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अंधी पीछे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, हमको बताना है कि ये कैसा वाक्य है। तो ऑप्शन ए है साधारण वाक्य, ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी है मिश्र वाक्य और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो इसमें कौन सा वाक्य होगा? तो इसमें मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर कैसा वाक्य है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है सरल वाक्य, ऑप्शन बी है उपवाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य और ऑप्शन डी है मिश्र वाक्य। तो ये कैसा वाक्य है? आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। तो इसमें क्या होगा? तो ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। अगला है जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो शुद्ध वाक्य है। ठीक है, हमको बताना है कि इसका शुद्ध वाक्य क्या है। तो ऑप्शन ए जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, ऑप्शन बी जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, ऑप्शन सी जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो और ऑप्शन डी जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो ये होगा कि जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें खा लो। कौन सा ऑप्शन? तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है
में कौन सा वाच्य है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है कृतवाच्य, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य और ऑप्शन डी है क्रियावाच्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य होगा? तो इसमें होगा हमारा कर्मवाच्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा कर्मवाच्य होगा। अगला है ने किस कारक का चिन्ह है। ने किस कारक का चिन्ह है हमको बताना है। तो ने, तो ऑप्शन ए है कर्ता, ऑप्शन बी है कर्म, ऑप्शन सी है करण और ऑप्शन डी है संप्रदान। तो ने किसका है? तो ने कर्ता कारक का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, कर्म कारक का चिन्ह क्या होगा? तो कर्म कारक का चिन्ह होगा को। ठीक है, कर्म कारक का चिन्ह क्या होगा? को होगा। करण कारक क्या होगा? तो से, द्वारा। और संप्रदान का क्या होगा? तो संप्रदान का होगा को, के लिए, को के लिए, हेतु। ये सब क्या है? संप्रदान कारक के चिन्ह है। अगला है छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक हमको बताना है। तो ऑप्शन है आपादान, ऑप्शन बी है संबंध, ऑप्शन सी है अधिकरण और ऑप्शन डी है संप्रदान। तो छत से ईंट गिरी, इसमें कौन सा कारक होगा? तो ये होगा आपादान कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है रचना, ऑप्शन बी है प्रार्थना, ऑप्शन सी है पत्र और ऑप्शन डी है आज्ञा। तो इसमें पुल्लिंग कौन सा होगा? तो इसमें पत्र पुल्लिंग है। ठीक है, पत्र लिखा जाता है, प्रार्थना की जाती है, रचना की जाती है, आज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? पत्र लिखा जाता है, यानी पत्र पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। ठीक है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है, वो हमको बताना है कि उनका लिंग क्या होता है। तो ऑप्शन ए है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी है नपुंसक लिंग और ऑप्शन डी है उभयलिंग। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट होता है वे क्या होते हैं? वे स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको लिखते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, कामा, वट या हट होता है वे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। वे स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, जैसे सजावट। ठीक है, सजावट, झंझट, आहट आदि, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है वो स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा काल है। तो ऑप्शन ए है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी है सामान्य भूतकाल और ऑप्शन डी है पूर्ण वर्तमान काल। तो अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इसमें कौन सा काल होगा? तो इसमें होगा पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए परिमाणवाचक, ऑप्शन बी है गुणवाचक, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक और ऑप्शन डी है संख्यावाचक।
तो इसमें जो मीठा है ये विशेषण के किस कोटि का है वो हमको बताना है। तो ये कौन सा होगा? तो ये क्या है कि अमरूद की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हुआ? उसका गुण बता रहा है कि अमरूद मीठा है, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है शुद्ध वर्तनीय वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनीय वाले शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक, ऑप्शन सी है प्रागैतिहासिक और ऑप्शन डी है प्रागैतिहासिक। तो कौन सा इसमें सही शुद्ध लिखा गया है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रागैतिहासिक। ये क्या है? वर्तनीय रूप से शुद्ध लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है मध्यकालीन भारतीय आर्यकाल। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्यकाल का हमको समय बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ऑप्शन बी है 1000 ईस्वी से 21वीं तक और ऑप्शन सी है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक और ऑप्शन डी है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल हमको तो कौन सा होगा? तो ये होगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, अगला है इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी है धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो वो कौन से विद्वान है जिन्होंने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है उसको हमको बताना है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद बताना है। तो ऑप्शन ए अमेंडमेंट, ऑप्शन बी है वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी है स्पेसिमेन और ऑप्शन डी है इंडोर्समेंट। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इंडोर्समेंट। ये क्या है? पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद है। ठीक है, अमेंडमेंट मीन्स क्या होता है? तो ये संशोधन होता है। ठीक है, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन मतलब होता है सत्यापन। वेरिफिकेशन मीन्स सत्यापन होता है। स्पेसिमेन मीन्स क्या होता है? तो प्रतिरूप। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है एजेंडा इज सेंट हियर विथ। एजेंडा इज सेंट हियर विथ का हिंदी अनुवाद होगा। तो ऑप्शन ए कार्यसूची साथ भेजी जा रही है, ऑप्शन बी है तदनुसार सूचित करें और ऑप्शन सी है सूची नीचे रखी है और ऑप्शन डी है संलग्न कीजिए। तो अमेंडमेंट इज सेंट हियर विथ का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका हिंदी अनुवाद होगा कि कार्यसूची साथ भेजी जा रही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।